चलिए भैया, अब देखिए इसमें ये दोस्त हमारा ये लास्ट यूनिट होगा इस पूरे एनसीईआरटी या आप कह सकते हैं इस पूरे क्लास 12th रेफरेंस पूरी की जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी। अब ये हम लोग इस समय लास्ट यूनिट की तरफ आ रहे हैं। इसमें भी 3 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, ऐसा भी इकोसिस्टम आप देखेंगे, फिर आप जो है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो दीज आर द 3 चैप्टर्स इस यूनिट्स में आपको मिलने वाले हैं और बहुत तरीके के साथ, बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ जितने भी की पॉइंट हैं मैं उसको कोशिश करूँगा कि कुछ कम समय में ही ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए अब इस यूनिट की तरफ हम मुखातिब हो रहे हैं दोस्त। देखिए आपने अभी जितना भी पढ़ा बस उसी से बिल्कुल रिलेट करिएगा, ये बिल्कुल उसी से जुड़ा रहेगा, मैं उसको रिलेट करूँगा। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिज्म दिया है एंड पॉपुलेशन दिया है, जिसे हम सब भी एक ऑर्गेनिज्म ही हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, लाइफ है, ज़िंदगी है, तो हम लोग किसके अंदर आते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है। और साथ ही साथ हमारे जो अलग अलग समूहों के साथ जो एक प्रकार से ग्रुपिंग होती है वो पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है। मैं अभी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं समझाऊंगा दोस्त। देखिए सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि सर फादर कौन है इकोलॉजी के, यानी कि ये जो फादर होते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी के रूप में आप देख सकते हैं कि वॉन हम्बोल्ट साहब हैं। कौन है ये, वॉन हम्बोल्ट हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। एंड फाइनली देखेंगे इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम को समझेंगे दोस्त, जिसमें आप देख सकते हैं कि इकोसिस्टम के जो फादर हैं ये कौन हैं, ईपी ओडम साहब हैं। कौन है ये, ईपी ओडम साहब हैं। और वहीं पर हम देखेंगे इंडियन इकोलॉजी में, जो कि एक प्रकार से इंडियन इकोलॉजी के माने जाते हैं। देखिए इंडियन इकोलॉजी अगर आपसे पूछा जाएगा बहुत अच्छा है, पुराने समझ पढ़ते आ रहे होंगे, मिश्रा जी हैं, रामदेव मिश्रा जी नाम है। फिर देखेंगे दोस्त, अब आते हैं इकोलॉजी मतलब क्या होता है। इकोलॉजी का मतलब दोस्त क्या है, देखो इको एक शब्द लगा, इको, इको मतलब होता है आपका घर, आपका घर है, और लॉजी मतलब होता है लोगोस यानी स्टडी, यानी जब आप अपने घर के बारे में अध्ययन करते हो, या आप कह सकते हो कि हम जहाँ पर रहते हैं दोस्त, हम अपने अगल बगल के जो सराउंडिंग है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसी का नाम क्या पड़ जाता है, इकोलॉजी। इकोलॉजी बहुत आसान है। जैसे मान लेता हूँ कि आप, जैसे मैं इस कमरे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस कमरे में क्या है, हमारी इकोलॉजी एक बन गई, यानी हमारे अगल बगल जो भी सिस्टम है उसका जब हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड द इकोलॉजी। देखिए आगे देखेंगे, देखो लॉजी मतलब स्टडी होता है, इसमें 2 फैक्टर होते हैं, दीज आर द 2 फैक्टर। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द बायोटिक फैक्टर। देखिए नाम से क्लियर है, देखो बायो, और बायो माने होता है लिविंग, जिसके अंदर जान है, जान जिसको आप जान कहते हो, ये वही बायोटिक है, तो बायोटिक है। और ए माने एब्सेंट होता है, ए बायोटिक, यानी जो जान वाला है यानी लिविंग है, और नॉन लिविंग, बोथ आर इंटर रिलेट या बोथ आर फाउंड इन द इकोलॉजी। सही है। अब देखो प्रश्न आता है दोस्त कि बायोटिक तो समझ में आता है सर कि जिसके पास ज़िंदगी है, जिसे इंसान है, जिसे जानवर है, ये तो समझ में आ गया सर कि हाँ वी आर कम किस में आते हैं हम लोग, अंडर द बायोटिक फैक्टर। लेकिन ए बायोटिक फैक्टर में कौन है जिसमें जान नहीं है, जैसे पानी, पानी में जान नहीं होता है, हम पीते हैं लेकिन अपनी जान को सेव कर लेते हैं। सोचिए आप पानी ना पियो तो कैसे बच पाओगे, यानी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए एक निर्जीव को पीते हो, और निर्जीव हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। क्या बिना वाटर के हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, नेवर इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव जस्ट ऑफ द वाटर। कौन है वो, नॉन लिविंग है, किस में आता है, ए बायोटिक फैक्टर में आता है। तो आपने देख लिया टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर के बिना भी सर्वाइव हो सकता है, कभी नहीं। मान लेता हूँ ठंडी है दोस्त, तो ठंडी में बिना टेम्परेचर के जी के दिखाओ। आप देखते हो कि हमेशा सन बास्किंग करते रहते हो, यानी धूप खाते रहते हो, तो ये जो आप धूप खा रहे हो ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि टेम्परेचर भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए पानी ज़रूरी है। आते दोनों किस में हैं, ए बायोटिक फैक्टर में आते हैं। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि बिना ए बायोटिक फैक्टर के हमारी ज़िंदगी अधूरी है दोस्त। तीसरा सॉइल, या देखिए लाइट, पहले लाइट पे आ जाओ। लाइट इज़ आल्सो अंडर द ए बायोटिक फैक्टर, इसको स्टडी करते हैं। लेकिन क्या लाइट के बिना ज़िंदगी मानी जा सकती कंप्लीट है, नेवर। आप सनलाइट मत लो, आप लाइट ही मत लो, क्या विटामिन डी आपको नेचुरली मिल जाएगा?
अरे भैया यही तो नेचुरल है जो आपको विटामिन डी दे रहा है, आपकी बोन्स वगैरह, आपकी मसल्स वगैरह मजबूत बन रही हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी लाइट ना हो तो एक प्रोसेस प्लांट्स करते हैं जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस, क्या वो हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। तो कैसे आप प्लांट को ये एक्सपेक्ट करते हो कि ये फूड बनाएगा हमारे लिए? क्या पौधा भोजन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। और जब वो भोजन नहीं बना पाएगा तो वी कैन नॉट बी सर्वाइव ऑल्सो, हम आप तभी ज़िंदगी नहीं जी सकते दोस्त, क्योंकि भोजन ही है जो आपको हमको ज़िंदा रख के रखा हुआ है, और उसको भी आप रोक रहे हो कि ना बनो, तो ना बने तो फिर ना बनो, अपने आप को भी ले जाओ, ख़त्म करो, टिकट कटाओ। फिर देखो सॉयल, अब बताओ क्या सॉयल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे बाबू सॉयल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सॉयल ही है जो कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं एंकरेज करता है प्लांट्स को, उसकी जड़ों को बांध के रखा हुआ है और बांध करके उस प्लांट को ग्रो करा रहा है, उसको बेहतर ढंग से ग्रो करा रहा है ताकि वो बेहतर तरीके का फोटोसिंथेसिस कर सके, एनर्जी दे सके। जितने लिविंग प्राणी हैं इस अर्थ पर उन सबको बेहतर तरीके से एनर्जी को क्या कर सके, ये सर्व कर सके। तो देखिए दोस्त, ये सब किस में आते थे? एबायोटिक फाइटर में है, नॉन लिविंग है, लेकिन हमारे काम के कितने हैं? जिस तरह आप सुनते होंगे कि पानी कितना भी गंदा क्यों ना जाए, आग बुझाने के लिए काम जरूर आ जाता है। ऐसे ही ज़िंदगी में वो हर एक चीज़ जिसको आप समझते हो कि यार ये वेस्टलेस है, हमारे लिए कोई इसका इम्पोर्टेंस है ही नहीं, तो गलत है ये, क्योंकि हर एक वक्त सबका आता है जब उसकी इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में हो जाती है। फिर देखिए अब आती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को जानते हैं कि देखिए इसमें पॉपुलेशन में बताइएगा कि सेम स्पीसीज इन एन एरिया, जिस एरिया में तुम रहते हो वहाँ पर आप जैसे ही स्पीसीज की आवश्यकता है, सेम स्पीसीज। जैसे मैं हूँ, अब हमारे जैसे ही इंसान यानी हम जैसे होमो सैपियंस जब एक जगह एरिया में इकट्ठा होते हैं तो हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? हम कहते हैं पॉपुलेशन हमारा है। अभी मेरे बीच में 2-4 घोड़े खड़े हो जाएं, बकरियां खड़ी हो जाएं, स्नेक आ जाएं, फ्रॉग आ जाएं, और हम जैसे 10-20 लोग खड़े हो जाएं, तो वी आर नॉट केम अंडर द पॉपुलेशन बिकॉज देर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ द स्पीसीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये पॉपुलेशन में नहीं आएगा, वो कम्युनिटी में आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पॉपुलेशन कहता है कि सेम स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, सही है, तो इसको बोलते हैं। फिर देखिए कम्युनिटी आ गया, ये एक प्रकार से फंक्शनल यूनिट है। ध्यान देना, फंक्शनल यूनिट है किसकी? इकोलॉजी की। ये वही इकोलॉजी जिसमें बायोटिक और एबायोटिक आप पढ़ते चले आ रहे हो, तो उसकी फंक्शनल यूनिट है। जैसे ज़िंदगी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है, जैसे किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट आप जानते हैं नेफ्रॉन होती है, जैसे न्यूरॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, ठीक उसी तरह से इकोलॉजी की हमारी जो फंक्शनल यूनिट है दोस्त, वो कुछ और नहीं है, कम्युनिटी होती है। क्लियर है? आगे समझिए। अब बात है बायोम। देखिए बायोम मतलब बायोम, तो बायोम जो करते हो ना, ये बताता है कि एक ऐसा रीजन होता है दोस्त, एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसकी अपनी खुद की ओन इकोसिस्टम होती है। देखो ओन क्लाइमेट होती है उसकी, यानी अपनी खुद की क्लाइमेट है। जैसे मैं आपको बताऊं, फॉरेस्ट, जंगल में जाओगे तो जंगल में आपको खुद की क्लाइमेट है, वहाँ खुद से सनलाइट आ रहा है, प्लांट्स हैं, वहाँ पे जानवर हैं, उसको मारने वाले हैं, यानी एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र में क्लाइमेट जब जिसका बन जाता है तो हम कहते हैं कि वो उसका एक बायोम है। तो ये बायोम हो गया। अब आता है बायोस्फीयर क्या है, उसका पप्पा। बायोस्फीयर कहता है, बायो मतलब होता है लाइफ, ये देखो लाइफ, स्फीयर माने होता है अर्थ, यानी इस जिंदगी पे जितनी भी लाइफ आपको दिखाई पड़ती हैं, चाहे छोटी इकोसिस्टम हो चाहे बड़ी इकोसिस्टम हो, तो मैंने वही लिखा है सम, ये टोटल करना है किसका? सम द टोटल स्मॉल इकोसिस्टम इस कॉल्ड। देखो जितने भी स्मॉल इकोसिस्टम छोटे छोटे मिल रहे हैं, चाहे लैंड हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे ग्रासलैंड हो, सारे इकोसिस्टम को सम कर दो दोस्त, और जैसे तुम सम करोगे चेंज हो जाएगा, बायोस्फीयर में होगा, इसलिए इतना ब्रॉड बन जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज द ग्लोबल इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं। क्या जो इतनी बात मैंने आपको बताई है, कहीं तनी तकलीफ हुई? कहीं होनी भी नहीं चाहिए, ध्यान देना इसको। फिर आगे देखो,
ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जैसे मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ तो मेरा अपना एक इन्वायरमेंट होगा, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, अच्छा है बेकार है मैं जानता हूँ। वहाँ का जो वातावरण है दोस्त, यानी ऑक्सीजन कैसे है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, यानी हमारा एक सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करता है। तो यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगल बगल की इन्वायरमेंट जो होती है उसके बारे में बताना है। आपको पता होगा कि जो हमारा अर्थ होता है दोस्त, ये अपने ध्रुव पर क्या करती है, रिवॉल्व करती है, घूमती रहती है, रोटेट करती है। और जब रोटेशन करती है किसके चारों तरफ, अराउंड द सन। तो इस वजह से बहुत सारे मौसमी या सीजनल टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसी चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है। कहीं पर रेन फॉरेस्ट होगा तो वहाँ पर बारिश कम होगी, तो कहीं पर ट्रॉपिकल एरिया होगा, अलग अलग क्षेत्रों में फिर आपको बहुत सारी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे देखिए सन की तरफ घूमेगा, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है दोस्त वहाँ पर रेन ज़्यादा होता है, बारिश खूब होगी। वहीं पर देखेंगे टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर तो बढ़ना निश्चित है, क्योंकि जब वो घूम रही है, रोटेशन हो रहा है। इन डेजर्ट एरिया में आप देखेंगे रेनफॉल धीरा होगा। भाई रेगिस्तानों में तो गर्मी कहीं ना कहीं बढ़ती है ना। अब राजस्थान में जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, और वहाँ पर आप देखेंगे बहुत टेम्परेचर होगा, रेनफॉल की लेवल डाउन रहती है, ठीक है। ग्रासलैंड पर आओगे, अच्छा इसमें होता क्या है, इस पूरे ट्रॉपिकल या इसका जो मैप होता है उस मैप में सबसे पहले जो अपीयर होता है, ये कुछ नहीं है, ग्रासलैंड सबसे पहले अपीयर होता है, उसके बाद में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको उस मैप में दिखाई पड़ता है। अगला है निच। निच क्या है? निच दोस्त एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को बहुत ही कंफर्ट महसूस करता हो, जहाँ पर उसका पूरा खान पीन हो, जहाँ पर उसकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतरीन ढंग से चल रही हो, सुचारू तरीके से वो अपने ज़िंदगी को जी रहा हो, वो उसका निच होता है, जिसको आप कहते हैं कि इसका ये नेटिव प्लेस होता है, यानी वहाँ पर ही वो पाया जाएगा। इसको निच कहते हैं, जो कि एक फंक्शनल रोल अदा करता है, जहाँ पर वो रहता हो, जहाँ पे खाता पीता हो, वर्क करता हो, या कह सकते हैं वो जहाँ पर कंफर्ट फील करता हो, उस इन्वायरमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस ऑर्गेनिज्म का निच के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे देखेंगे मेजर एबायोटिक फैक्टर। बहुत सारे ऐसे बायोटिक फैक्टर्स होंगे दोस्त जो इस इकोसिस्टम में मौजूद होंगे और इनका एक अहम रोल होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है, सॉयल है, जिसको इडेफिक कहा जाता है। क्या ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया सारी बातें? फिर देखेंगे यहाँ पर आता है दोस्त रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर कैसे रिस्पॉन्स करता है ये? तो देखिए एबायोटिक फैक्टर रिस्पॉन्स करने के लिए उसके अलग अलग हम देखेंगे कि एस्पेक्ट होते हैं। क्या होते हैं उसके? एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें देखिए जैसे कि उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होंगे, एस्पेक्ट होंगे। जैसे रेगुलेट में आप जानते हैं कि ये क्या होता है, इसमें होम्योस्टेसिस होता है। होम्योस्टेसिस मतलब होता है जो अपनी बॉडी के ताप को नियंत्रित करता हो, कंट्रोल करता हो अलग अलग अवस्थाओं में भी। इसमें क्या होगा, जैसे आप देखेंगे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं या वार्म ब्लडेड जो वर्टिब्रेट होते हैं, जिसमें मैमल्स में बर्ड है, ये सब होम्योस्टेसिस होते हैं, यानी ये सब कहीं ना कहीं रेगुलेट के अंतर्गत आती हैं। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और ये बॉडी टेम्परेचर होता है। और इसी में आप देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स होंगे जो समर और विंटर जैसी अवस्थाओं में भी अपने आप को अलग अलग सिचुएशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा समर है, बहुत गर्मी है, तो उस समय क्या होगा, आपकी स्वेट ग्लैंड जो स्वेट ग्लैंड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और स्वेट ग्लैंड से क्या निकलना शुरू होगा, स्वेट निकलना शुरू हो जाएगा, खूब पसीना बहेगा। लेकिन बॉडी हमारी होम्योस्टेसिस है, इसलिए आपको ज़िंदगी को बेहतरीन ढंग से चलने का एक मौका मिलता है। अभी मान लेते हैं बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जिसकी बॉडी होम्योस्टेसिस नहीं होती है, बहुत टेम्परेचर हो जाए तो भी मर जाते हैं, बहुत कम हो जाए तो भी, ज़्यादा हो जाए तो भी मर जाते हैं। तो हम लोग क्या होता है कि हम लोग इस अवस्था में आते हैं कि हम अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। हमारी बॉडी को चाहे जैसी भी अवस्था बाहर का क्यों ना हो, बाहरी इन्वायरमेंट का क्यों ना हो, हम सर्वाइव करने में सक्षम होते हैं, एनेबल होते हैं। देखो जब गर्मी बहुत ठंडी आती है तो हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है, हीट लॉस जो होता है, हीट लॉस की मात्रा कम हो जाती है। और गर्मी बहुत ठंडी बहुत ज़्यादा रहेगी तो आप देखेंगे ये सब जो खड़े रोंगटे हैं ना, सब खड़े हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं इंग्लिश में क्या, गूज़बम्प कहा जाता है। तो ऐसे सिचुएशन आते हैं, लेकिन हमें तनिक भी तकलीफ
नहीं होती है। हम लोग अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। फिर देखिए दूसरा है दोस्त, रेगुलेट के बाद कंफर्ट क्या होता है। अब देखिए कन्फर्म क्या होता है। कन्फर्म कहता है कि इंटरनल कंडीशन जो होती है, अंदर की जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशन। तो आंतरिक जो अवस्थाएं हैं दोस्त वो क्या हो जाती हैं, बदलती हैं बाहर के एनवायरनमेंट की कंडीशन को देख के। माइग्रेट, देखिए माइग्रेट मतलब होता है, कहते हैं ना माइग्रेशन ले आओ, यानी वहाँ से यहाँ चले आओ। तो ये जो माइग्रेशन होता है एक स्थान से ना, द ट्रांसफ़र फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड द माइग्रेशन। माइग्रेशन होता क्यों है, माइग्रेट क्यों होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। साइबेरियन क्रेन एक होता है, क्या होता है, साइबेरियन क्रेन्स होता है। ये कहाँ से, साइबेरिया से आता है और क्यूलाडो नेशनल पार्क में चला जाता है, जो भरतपुर यानी राजस्थान में है। कहाँ पर है, भरतपुर राजस्थान में है। तो ये एक प्रकार से एक बहुत लंबे समय तक रहता है, लंबे समय में जाता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एनुअल माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। फिर है सस्पेंड। देखिए सस्पेंड एक ऐसा एस्पेक्ट होता है दोस्त जिसमें क्या होता है, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वह अपने ग्रोथ को प्रोहिबिट करता है, रोक लेता है, प्रिवेंट कर लेता है। जैसे आप देखेंगे, मैं लेता हूँ जैसे जू प्लैंकटन है, जैसे एक प्रकार से जो पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसमें जो स्मॉलेस्ट एनिमल होता है उसका नाम है जू प्लैंकटन। क्या नाम होता है उसका, जू प्लैंकटन होता है, जो छोटे छोटे घास को खाता है, एल्गी को खाता है, जिसका नाम होता है फाइटोप्लैंक्टन्स। ये जू प्लैंकटन्स क्या करता है दोस्त, ये अपने ग्रोथ को रोक लेता है और इसके ग्रोथ को जब स्टॉप कर लिया जाता है, डॉर्मेंसी अवस्था में लाया जाता है, तभी इस अवस्था को कहा जाता है डायपॉज कहते हैं, डायपॉज कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है कि उसकी सारी की सारी मेटाबॉलिज्म क्या होती है, डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही देखेंगे मैमल्स के केसेस में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये मैमल्स में भी होता है समर स्लीप। आप जानते हैं गर्मियों में खूब लंबे समय तक सो जाते हैं बहुत जानवर, तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन कहा जाता है। गर्मी में कौन सो जाते हैं, जैसे स्नेल है, जैसे फिश है, ये सब खूब निंद्रा अवस्था में चली जाती है। सो दैट इज कॉल्ड एज द एस्टिवेशन अवस्था कहते हैं, जब व्हेन द ऑर्गेनिज्म स्लीप इन समर एंड व्हेन स्लीप इन विंटर सिचुएशन इज कॉल्ड एज द हाइबरनेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं, जिससे बियर्स भालू वगैरह होता है। फिर आता है 5वां नंबर पे एडाप्टेशन। अब जानते हो कि आप अपने आप को अडॉप्ट करते हो, कहते हैं हम ढाल लेते हैं, हर अवस्था में अपने आप को मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ, तो वही है ये एडॉप्टेशन। सेम चीज़ें अपने आप से फील करना। आप देखिए मार्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, साथ ही साथ बिहेवियरली, ये सब चेंज होता है, हमको चेंज करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, ये हेल्प करता है। अगर आप मार्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली चेंज करते हैं अपने आप को, तो ये हेल्प करेगा आपके सर्वाइवल में और आपके रिप्रोडक्शन में। तो अपने आप को सर्वाइव, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को बदलना पड़ेगा, तो ये करना पड़ता है। ऐसे ही पोलर एनिमल्स जो होते हैं, पोलर मैमल्स जो होते हैं, हालांकि इसको हम एक नियम कहते हैं एक साइंटिस्ट के द्वारा, एलेंस रूल कहा जाता है। ये भी इसी में देखने को मिलता है, क्योंकि जो पोलर्स पे रहते हैं उसकी चमड़ी मोटी रहती है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ बहुत रहता है, तो अपने आप को उसको मैनेज करना होता है, अपने आप को ढालना रहता है, अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इस अवस्था में हम उसको बोलते हैं एलेंस रूल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्वाटिक मैमल्स आपको मिलेंगे, जैसे सील होता है, ये सब क्या होते हैं, थर्मोफिलिक होते हैं, टेम्परेचर से इनका लगाव ज़्यादा होता है। ऐसे ही आपको मिलेगा एक बोरोफिलिक आप जानते हैं, जो प्रेशर से लब करता है, यानी लब टू प्रेशर, जितना प्रेशर होगा वो अपने आप को ढाल लेता है, उसको बोरोफिलिक कहते हैं। तो ये सब ज़रूरी है इनको सर्वाइव करने के लिए। फिर एक होता है दोस्त पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन कहता है कि स्मॉल एज स्टडी। पॉपुलेशन आप जानते हैं कि अभी मैंने कहा कि पॉपुलेशन की एक अवस्था से, देखो यहाँ पर मैंने बताया होगा, ये देखो पॉपुलेशन सेम स्पीसीज इन एन एरिया, जैसे मैं ही हूँ, मेरे ही जैसे बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर जगह पर है, इसी कमरे में भर जाएँ, तो हम एक पॉपुलेशन हो गए। अब उस पॉपुलेशन की बताया गया कि पॉपुलेशन बहुत छोटा भी हो सकता है, यानी कि पॉपुलेशन स्मॉल हो सकता है, जैसे कि 10 बर्ड, मात्र 10 पक्षी आपको मिलेंगे नियर द वेटलैंड। कितने मिलेंगे, मात्र 10 बर्ड्स इन नियर द वेटलैंड, बट कैन बी विलियन, जैसे कि जो ह्यूमंस होता है इसी अर्थ पर आप देखेंगे विलियंस नंबर में पाए जाते हैं। तो ये जो होता है कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की संख्या छोटी भी हो सकती है, एंड इट मे बी वेरी लार्ज इन नंबर। क्या मामला क्लियर है बेटा? चलिए बहुत जल्दी इसकी सॉल्व लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूँ इसमें। चलो बाबू, अब इसमें देखो
देखिए अगला भी इसमें टॉपिक दिया है दोस्त, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, अर्थात होता है कि पॉपुलेशन के कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन से उसके एट्रीब्यूट होते हैं। देखिए जैसे कि मैंने लिखा भैया बर्थ रेट, क्या लिखा ये बर्थ रेट, मतलब क्या होता है। जैसे देखिए कोई भी बालक है, कोई भी बच्चा है, किसी एक गांव में, एक छोटे से क्षेत्र में, कस्बे में कितना ज़्यादा एक वर्ष में, एक ईयर्स में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, तो क्या कहलाता है, एक बर्थ रेट कहलाता है। हम इसको एक अलग भाषा में समझाएंगे। जैसे तो मैंने एक ह्यूमंस की बात की, अब मैं कुछ एनिमल्स या कुछ प्लांट्स को लेकर के एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लेता हूँ, देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक तालाब है, क्या है, एक तालाब है, इसमें कितने लोटस लगते हैं भैया, 10 कमल के फूल हैं, 10 लोटस हैं इसमें। और पता लगा इसमें कि हमने उसमें एक समय बाद, यानी थोड़े दिन बाद, हमने 4 लोटस उसमें और लगा दिए। कितने लगा दिए, 4। तो पहले कितना था, 10 था, बाद में कितना लगाया मैंने, 4। कितना कब लगाया, इन ईयर, एक वर्ष के अंदर ही लगाया है। यानी कि इसका जो बर्थ रेट है, अर्थात इसके बर्थ रेट को हमने लिखा है, जो 4 आपने बाद में लगाया है, ये 4 अपान कितना हो जाएगा, 10, जो पहले से था, इसको डिवाइड कर दोगे तो हालांकि ये 0.4 भी आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो बर्थ रेट है 0.4 के रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ में आई बात, कैसे निकाला जाता है, ऐसे बिल्कुल सेम डेथ रेट निकाल लीजिएगा। अगर मान लेता हूँ किसी एक स्थान पर 100 लोग थे, उसमें देखा गया कि 20 उसमें से ख़त्म हो गए हैं, डेड हो गया। 100 प्लांट है, 100 प्लांट में 20 प्लांट क्या हो गए, ड्राई हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, तो बच्चे कितने, 80 बच्चे हैं। तो इसको हम रेशियो में निकाल करके ये कंफर्म कर देंगे कि हाँ इतने पॉइंट से ये जो है, जो डेथ रेट है इस वर्ष में दिखाया जाता है इसको। ऐसे ही सेक्स रेशियो होता है। सेक्स रेशियो कहता है कि एक पर्टिकुलर स्थान पर कितने मेल्स और कितने फीमेल्स का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को हम लोग सेक्स रेशियो के रूप में जानते हैं। एरिया पिरामिड बहुत आसान है। एरिया पिरामिड में क्या होता है भाई साहब, इसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन का पिरामिड देखा जाता है। जैसे मैं बताऊं, देखो जैसे मान लेता हूं कि भैया ये मान लो कि ये एरिया हमने बना दी, इतने थे, मान लो कि ये हमारे 18 से 20 वर्ष वाले, ठीक। अब वहाँ पर हमने दिखाया कि ये रेसी जो पिरामिड है थोड़ा कम हो गया, यानी यहाँ पर पता लगा कि हाँ ये 30 वर्ष या 25 से 30 वाले हमारे क्या थे, इस रेशियो में थे। हालांकि जैसे हम आगे बढ़ेंगे 40 से 50 साल वाले इस रेशियो में आते हैं। यानी कि जो पिरामिड को दर्शा करके हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक लोगों की उम्र को जब डिफाइन करते हैं, यानी एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हम एक ग्राफ तैयार करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया पिरामिड कहा जाता है। फिर देखो पॉपुलेशन की साइज या पॉपुलेशन की डेंसिटी, जिसको कैपिटल एम से लिखा जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है दोस्त कि इसमें हम बताते हैं कि स्पीसीज पर यूनिट एरिया, एक छोटा सा एरिया है, देखो ये एरिया है, इस पर यूनिट एरिया में कितने स्पीसीज थे, जैसे हम लोग 4 थे और इस पर यूनिट एरिया में 4 फिर 8 आ गए, तो टोटल हमारे 12 हो गए। 4 पहले थे, पता लगा 3 इसमें से चले गए तो 1 बचा। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर यूनिट एरिया में पॉपुलेशन की संख्या में कितना नंबर बढ़ता है, कितना नंबर कम हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है। सही है। आगे देखो भैया, फिर हम देखो एग्जाम्पल लिया इन्होंने कहा कि अगर हम पर्टिकुलर एरिया में निकालें तो कैसे। देखो जैसे मैंने माना कि ये तालाब है, ठीक है ना, ये एक पॉन्ड है, इस एरिया में हमने कहा कि यहाँ पर, अब हमको ये नहीं पता कि इस तालाब में कितनी फिश हैं, कितनी मछलियाँ हैं, कैसे निकाल पाओगे, कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसको कैलकुलेट करने का एक व्यवस्था क्या है, एक अच्छा देसी तरीका। देखो हमने कहा कि भैया ये कितना मीटर का है पूरा तालाब, तो किसी ने कहा साहब ये 150 फीट में है, मतलब 150 मीटर के दायरे में फैला हुआ। कहा ठीक है कोई बात नहीं, आइए। अब 150 कहा गया, अच्छा छोटा सा एक रखा इन्होंने और ये 10 का निकाल लिया, यहाँ से ये 10% का निकाल लिया। 10% में देखा कि इनके पास 4000 फिश निकल आई, कितने मछलियाँ आई, 4000 फिश आ गया। इनको पता लगा था कि पूरा का पूरा तालाब कितने का था, तो उन्होंने कहा था 160 था, मान लेते 160 इसका रेशियो था पूरा। अब जिसमें से 10% में 4000 है, तो ज़रा 150 पहुंचाने में इसको अभी कितना लगेगा, 15 बार जाना पड़ेगा। और 15 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60, यानी 60,000 मछलियाँ उसके अंदर क्या है, मौजूद हैं। ऐसे ही हम इसको रेशियो को कंफर्म करके और हम वहाँ के डेंसिटी को, यानी उसके नंबर को पता कर लेते हैं कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में कितने नंबर में एरिया में वो ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज पाई जाती है। तो ये बात यहाँ से चलिए
आता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे निकालोगे। तो देखिए इसमें 3-4 चीज़ आपको समझना है। जैसे ये है, एक मान लेता हूँ मैं, इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे देखो भैया, ये हमारी पॉपुलेशन की डेंसिटी है, ठीक है ना, पॉपुलेशन की डेंसिटी है। हमको पता चल रहा है कि यहाँ इतना नंबर है, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे 100 है, ठीक है। ये 100 नंबर में कोई चीज़ है, पॉपुलेशन डेंसिटी पता है। वहाँ से देखा गया कि कितने इसमें इसकी नेटिलिटी कितनी है। नेटिलिटी मतलब होता है कि कितने जन्म लेते हैं, यानी कितना इसमें और ला करके आप इसको क्या करोगे, इसमें इंट्रोड्यूस करवा दोगे, ऐड करोगे। तो जब कोई बर्थ होता है उसको बी से लिखा जाता है, नेटिलिटी यानी बर्थ रेट किससे लिखा जाता है, कैपिटल बी से। ये बताता है कि यहाँ कितना उसमें इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही साथ अब देखेंगे उसमें कितना उसमें ऐड किया गया। हमने सिर्फ यहाँ पर उसकी नेटिलिटी को, बर्थ रेट को दिखाया है, कितना उसमें इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन को लिखता है कैपिटल आई से। कैपिटल आई मतलब होता है इमिग्रेशन, और उस इमिग्रेशन को इसमें इंट्रोड्यूस करवाना रहता है। अर्थात इसमें अगर मान लो 5 इंट्रोड्यूस करवाया तो 100 पहले से था, 105 हो जाएगा। तो इमिग्रेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ अदर वन, जैसे ये हमारा था उसी में लाके सम कर देना है। तो इमिग्रेशन माने क्या होता है, ऐड ऑन करना। और उसमें से दोस्त क्या करते हैं, कुछ हम उसमें देख लेते हैं कि कुछ चीज़ें उसमें से बाहर निकल जाती हैं। अर्थात हम बताएंगे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ये हमारी क्या होती है, मोर्टेलिटी रेट है। मोर्टेलिटी मतलब होता है कि डेथ रेट कितनी है, कैटेलिटी हो जाएगा। इस प्रकार के ये बने हुए जो रेशियो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। सही है, चलो आगे इसमें देखो। तो इस तरह से हम लोग इसकी मॉर्टेलिटी को कंफर्म कर लेंगे। सही है ये चीज़। चलो अगला देखो भैया, लाइफ हिस्ट्री या वेरिएशन। आप जानते हैं कि वेरिएशन मतलब होता है कि बदलाव, कितना ज़्यादा लोगों में, जानवरों में, स्पीसीज़ में, एनिमल्स में वेरिएशन कितना दिखाई पड़ता है, यानी वेरिएंट प्रॉपर्टी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री जैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे दोस्त, जैसे अपनी पूरी ज़िंदगी में मात्र एक ही बार वो ब्रीड करते हैं, अपनी संख्या को इंक्रीज़ करने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, यानी वंस ब्रीड इन लाइफ टाइम। जैसे कि बाम्बो एक मरतबा करेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं उसी में साल्मन फिश, पैसिफिक ओशियन वाला है। फिर देखेंगे एक ऐसे होते हैं ऑर्गेनिज्म जो अपने लाइफ टाइम में बहुत बार यानी मैनी टाइम ब्रीड करते हैं। तो मैनी वाले में कौन है, जैसे बर्ड है, जैसे कि मैमल है। कुछ ऐसे होते हैं जो लार्ज नंबर में अपनी संख्या को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि कौन होता है, कौन सी फिश है, तो पैलाजिक फिश, पैलाजिक फिश के नाम से जानी जाती है, जो बहुत ही लार्ज नंबर में देखने को मिलता है, प्रोड्यूस करती है। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है। मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन एक के बिना दूसरा अधूरा है। हर एक पॉपुलेशन को रिलेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, अपनी प्रोडक्शन के लिए, अपनी पॉपुलेशन के लिए, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द इंटरेक्शन टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो अब पॉपुलेशन के बीच इंटरेक्शन करने का तरीका कुछ ट्रिक्स से बताऊंगा। जैसे एक होता है प्रीडेशन। प्रीडेशन में होता क्या दोस्त, इसमें दो ऑर्गेनिज्म आपस में, दो स्पीशीज़ करीब में आते हैं। दोनों करीबों में क्या होता है, एक का तो फ़ायदा होता है, दूसरे का क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। एक का प्लस होगा, दूसरे का नेगेटिव होगा, अर्थात उसका नुकसान हो जाएगा। बस यही समझिएगा कि प्रीडेशन में क्या ही है। कंपटीशन क्या होता है, देखो जब आप किसी के साथ कॉम्पिटिट करते हो तो जाहिर सी बात है कि नुकसान ही नुकसान मिलेगा आपको। क्या होगा, दोनों नुकसानदायक हैं। देखो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों स्पीशीज आपस में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जैसा कि एक साइंटिस्ट थे मैक आर्थर ने भी बताया था कि आपस में इन्होंने कुछ एग्जाम्पल लिया था, जैसे वार्बलर को लेकर के, यानी 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज वार्बलर को इन्होंने एग्जाम्पल लिया था। और बताया क्या, इन्होंने सिर्फ दिखाया था कि ये आपस में क्या थे, लिव ऑन द सेम टाइम। एक ही पेड़ पर ये पांचों जातियां पाई जाती थी वार्बलर की, ठीक है ना। तो वार्बलर की, और करते क्या थे, फीड द डिफरेंट पार्ट। पौधा एक ही प्लांट पे है, लेकिन वो खाना जो खाते थे, कोई फ्रूट खाता था, कोई लीफ खाता था, कोई रूट खाता था, ये तो थी, लेकिन वो डिफरेंट पार्ट को खाते थे। एज वेल एज डिफरेंट टाइम को भी ये लोग चूज़ करते थे। अर्थात ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग अवॉइड करते थे कंपटीशन को, ताकि कंपटीशन ना होए। ठीक है, फिर आता है पैरासिटिज्म। क्या है, देखो पैरासिटिज्म आप जानते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड टू अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर द सर्वाइवल। अपने आप को बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर सर्वाइव करता है, उसको नुकसान भी करता है, साथ ही साथ वहाँ से भोजन भी लेता है। जिससे आप देखेंगे, आप कहते हैं ना लाइसेंस, जुआ लीक हुक,
सर में पड़े रहते हैं, ये खून भी चूसते वहीं पर रहते भी हैं, यानी भोजन भी ले रहे हैं, साथ ही साथ हमें नुकसान भी कर रहे हैं एज अ पैरासाइट के रूप में। तो ये चीज़ें दो प्रकार की होती हैं, इंडो पैरासाइट जो शरीर के अंदर होती हैं, बहुत सारे ऐसे टीनिया सोलियम है, या जैसे देखिए लाइसेस है, जिससे आप देखेंगे इंडोकस्क्यूटा है, जैसे आप देखेंगे अच्छा एक ब्रूड पैरासिटिज्म अभी मैं बताता हूँ क्या है, उसको भी समझ लीजिएगा। फिर आता है इंडो पैरासिटिज्म में ह्यूमन लीवर, अच्छा वो एक्जो है, ध्यान देना, इक्टो में आता है। इंडो में आता है क्या, जो शरीर के अंदर होता है, जैसे ह्यूमन लीवर फ्लक्स होता है, ठीक है। एक दोस्त क्या होता है, एक और पैरासाइट को रिप्रेजेंट करता है, जिस पैरासाइट को कहा जाता है ब्रूड पैरासिटिज्म। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है। दोस्त कुछ ऐसे होते हैं जिसकी जो मिमिक्री करते हैं, मिमिक होते हैं, यानी जैसे वो होती है, उसका क्या नाम है, कोकिन्स, हाँ उसी को, उसको हिंदी में क्या कहते हैं इसको भाई, गौरैया। तो गौरैया जाती है अपने अंडे को किसमें से लेकर चली जाती है, क्रो के होस्ट में, यानी क्रो होस्ट हो गया उसका, उसके नेक्स्ट में जा करके दोस्त अपने अंडे को देकर चली आती है, और कौवे को लगता है, कौवा तो कौवा होता है, उसको लगता है यार ये मेरा अंडा है, और बढ़िया से उसको सेता है, पालता है, पोसता है, और जब वो बड़ा हो जाता है बस ये कोकुन चली जाती है कोकुन, और उसको लेकर के क्या होती है, उड़ के फर से गायब हो जाती है। तो ये हो जाता है, इनका एक रिलेशन बन जाता है। ऐसे रिलेशनशिप्स को हम ब्रूड पैरासिटिज्म के रूप में भी जानते हैं। ये तो कुछ नहीं दोस्त, नेचर ने ऐसे ऐसे भी कमालात दिखाए हैं जिसको सुन करके बेहोश उड़ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरों के अंडे को जा करके पैरों से नीचे गिरा देते हैं, वो मर जाते हैं, और अपने अंडे को वहाँ पर रख देते हैं ताकि उसको सेने के लिए दे देते हैं कि उसको पालो पोसो। तो ऐसे ऐसे भी भाई क्या किया जा सकता है, तो नेचर का कमाल है, कुछ भी होता है भाई, चलेगा, देखेंगे हम लोग भी आगे। देखो इसमें फिर बताया गया है क्या भैया, हाँ यहाँ देखेंगे कॉमन सेलिज्म, ये भी उसी का एस्पेक्ट है जिसमें एक का फ़ायदा होगा, दूसरे का ना फ़ायदा ना नुकसान, इसी उन्होंने ओ बनाया है। तो कॉमन सेलिज्म में होता है, कौन सा एग्जाम्पल है, देखो जैसे ऑर्किड, ऑर्किड का फ़ायदा होगा, साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या करते हैं, ऑर्किड हमेशा मैंगो यानी मैग्नीफेरा इंडिका के प्लांट पर इपिफिटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी उसी पे ऐसे क्या होता है, रेंगते हैं। तो आम के पेड़ को कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं नुकसान है, उसी पे आओ रेंगो जो भी मन हो। तो वो आम का जो पेड़ है दोस्त, वो उसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो ऑर्किड है उसको फ़ायदा है, क्योंकि उसको रहने का जगह मिल जा रहा है, प्लेस मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है। ऐसे ही एक और फ़ायदा मिलेगा आपको, आप जानते हैं ग्रेजिंग जो कैटल होते हैं ना, जैसे बहुत सारे जानवर हैं जो घास चरते हैं, तो जब वो घास चरते हैं तो उनके पैरों नीचे क्या होता है, पैर जब पड़ता है तो वहाँ की मिट्टी नम होती है और मिट्टी हल्की सी बाहर आती है, और जब बाहर आती है तो उसके अंदर से इंसेक्ट निकलते हैं, और उस इंसेक्ट को खाने के लिए एक वाइट कलर की बर्ड होती है दोस्त, वो बर्ड जो होते हैं एग्रेट जिसको आप कहते हैं, ये जाती है उस जानवर की पीठ पर बैठ जाती है, और बैठती है, और जैसे जैसे वो कदम जानवर बढ़ाती है, उसके कदम के नीचे यानी पाँव के नीचे दबे हुए मिट्टियों से वो जो इंसेक्ट निकलते हैं उसको चपाक चपाक नाश्ता कर लेती है। तो आप देखिए उस एग्रेट का कोई फ़ायदा है, एग्रेट का बहुत फ़ायदा, वो आराम से उस पर बैठ जाती है जानवर के ऊपर, और जानवर उसको कोई फ़ायदा, ग्रेजिंग कैटल को ना फ़ायदा ना नुकसान, आराम से चल रही है अपना घास। तो वो घास चरती है और इसको एक प्रकार से नाश्ता भी कराती है, और जब इसको लगता है कि खतरा है बस सट से उसके ऊपर बढ़ जाती है। तो ये प्रोसेस है दोस्त इंसेक्ट को खाने का तरीका। ऐसे सी एनीमोन होता है, सी एनीमोन के ऊपर बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स, कांटे लगे होते हैं, उस कांटे से वो क्या करती है, अपने स्टिंग से, टेंटिकल से फाइट करती है और दुश्मनों को, ताकि उसी के सरफेस, उसी के पीठ के ऊपर एक मछली होती है जिसका नाम था क्लाउन फिश, ये क्लाउन फिश उसके ऊपर बैठ जाती है, और जब वो रेंगती है फिश तो उसी के ऊपर ये बेचारी सी एनीमोन पे बैठी रहती है, वो चलता रहता है, जब कोई खतरा आता है तो वो अपने टेंटिकल से उसको क्या करता है, स्टिंग से मार देती है, और इसके बदले में भी सेफ हो जाती है। तो ये फ़ायदा है दोस्त, हम आप नहीं जाते उसके घर पे करवाने, ये नेचर कहता है मैं खुद करूँगा। फिर देखो म्यूचुअलिज्म, नाम ही से क्लियर है, दोनों फ़ायदेमंद हैं। देखो म्यूचुअलिज्म में जैसे लाइकेन, आपने नाम सुना, एल्गी और फंजाई के जो मिक्सचर होते हैं, हाइफी या जो फंगल जोन होते हैं, ये मिल करके लाइकेन बनाते हैं। लाइकेन इज़ ए गुड इंडिकेटर फॉर द एयर पोल्यूशन के रूप में बनाया जाता है। लाइकेन से ही हम जानते होंगे कि आप देखेंगे एसिड और बेस को चेक करने के लिए कहीं ना कहीं लिटमस पेपर भी तैयार किया जाता है। और ये क्या होता है, लाइकेन दोस्त हमारा एक तो ये हो जाता है रिलेशन में, साथ ही साथ मैक्रोराइजा, मैक्रोराइजा क्या करता है, ये एक प्रकार से फंगस और बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं स्पेशली पाइनस, उनके रूट के बीच में जो एसोसिएशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। सही बात यहाँ तक। एक और देखिए ऑर्किड्स, ये ऑर्किड्स कैसे म्यूचुअलिज्म करता है, ये दो चीज़ होता है दोस्त, इसके पास जो फ्लोरल पार्ट होता है, ये जो इसका पेटल्स होता है ना, ये फ्लोरल पार्ट दोस्त एक रिवार्ड देता है, यानी एज ए, उसका नाम होता है ऑफरेस,
क्या करता है, इसके पास दोस्त जो पेटल्स होते हैं बिल्कुल फाल्स सेक्स ऑर्गन के रूप में दिखाई पड़ते हैं, यानी ये फाल्स सेक्स पॉलिनेटर्स के रूप में भी मधुमक्खी को लगता है कि यार ये मेरा फीमेल पार्ट है या मेरा मेल पार्ट है, और उस पार्ट को ये फील करती है कि ये सेक्स ऑर्गन है और उसी पे आकर के वो डिस्चार्ज करके चली जाती है। और इस प्रकार से ये फाल्स सेक्स ऑर्गन के लहजे से बढ़िया से दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी क्या करता है, करवाने के बाद वहाँ से फ्यूज करवा देता है। तो यानी गलती से काम होता है वहाँ पे। ऐसे होता है कि एमिनोसेलिज्म जान लीजिए। एक और, हाँ एक और समझिएगा, फिग आइन वॉज, जो फिग होता है, फिग में हड्डा जो होता है, हड्डा जानते हैं ना, वो हड्डा करके अपना अंडा वहाँ पर देता है। फिर देखेंगे एमिनोसेलिज्म में एक का नुकसान होगा, दूसरे का ना फायदा ना नुकसान, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं एमिनोसेलिज्म कहते हैं। जैसे कि आप जान लेंगे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम एक प्रकार से ना उसका नुकसान है ना उसका फ़ायदा है। क्या होता है कि जहाँ पर लगता है उसके अगल बगल ये केमिकल सेक्रेट करता है, और वो केमिकल जा करके जो अगल बगल जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मारने का काम करता है, तो बैक्टीरिया मर जाता है और ये बेचारा सुरक्षित बैठा रहता है। तो ऐसे रिलेशन को दोस्त हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनोसेलिज्म के नाम से जानते हैं। सही है, तो बस इस चैप्टर्स में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, हम ना पढ़िएगा, बहुत है इतना, ठीक है। तो बहुत जल्दी इसका सॉल्व लीजिए दोस्त, फिर मैं इकोसिस्टम के बारे में बताता हूँ। चलिए बहुत जल्दी करिए, अब हम लोग बिल्कुल करीब में हैं इस चैप्टर्स को, इस पूरे किताब को समाप्त करने के लिए। चलिए लिसनिंग सॉल्व लीजिए। चलो भैया, अब इसमें देखिए इकोसिस्टम आ गया अगला हमारा। देखिए इकोसिस्टम में दोस्त कुछ नहीं है, वही चीज़ अभी जो मैंने बताया था, इको और सिस्टम, यानी आपके अगल बगल की बातें इसमें बताई जाएंगी। देखिए इकोसिस्टम जो होता है बहुत ही ड्रॉप ऑफ वाटर भी हो सकता है, और बहुत ही बड़ा विशाल यानी ह्यूज जिसको आप कहते हैं, यानी चाहे वो डिज़र्ट हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो ओशियन हो, किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकता है। तो एक छोटा और बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया था। देखिए बहुत छोटा सा पार्ट है, इसलिए मैं हल्का फुल्का जो बात बताता हूँ। देखिए ये कई प्रकार के होते हैं, जैसा टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब ये हो गया कि जो लैंड पे होते हैं, और उसके अंतर्गत दोस्त आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि उसमें फॉरेस्ट है, डेजर्ट है और ग्रास लैंड है, ये सब अर्थ के ऊपर होता है, तो इसलिए हम इसको टेरेस्ट्रियल में रखेंगे। वहीं पर दोस्त हमारा मैन मेड यानी आदमी जो बनाता है, हम लोग तो भी एक इकोसिस्टम तैयार करते होंगे, ऐसा तो है नहीं जी आप सबका सब नेचर ही बनाएगा, हमारे द्वारा भी बनाया। जैसे आप होता है कि आप अपने यहाँ आपके पास खेत बहुत है, तो आपने उसको इकट्ठा कर दिया और उसको बढ़िया से उसमें मछली पालन शुरू कर दिया आपने, तो ये आपने बनाया है ना, तो इसको बोलते हैं मैन मेड, जिसको आप एक्वेरियम भी कह सकते हैं। देखो जैसे कि क्रॉप लैंड भी बना सकते हैं आप, जैसे कि एक्वेरियम आप तैयार कर सकते हैं, वही जो मछली वाला बताया मैंने। अगला है एक्वाटिक इकोसिस्टम, कौन सा है, जैसे तालाब, पॉन्ड भी है, लाइक झील में भी इकोसिस्टम है, वेटलैंड आप जानते हैं, रिवर आप जानते हैं, इस्चुरी आप जानते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं जल से रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये हमारा कैसा इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है दोस्त। यानी देखिए इकोसिस्टम मतलब आप क्या समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया दोस्त पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब है। अब आप तालाब के पास गए और तालाब में आपने क्या देखा, तालाब में आपने देखा दोस्त कि बहुत सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल होगा वो हमारा जू प्लैंकटन होगा। कौन होगा, जू प्लैंकटन। अब उसका अपना इकोसिस्टम अलग है, उस पानी के अंदर स्मॉलेस्ट जो एनिमल्स हैं जू प्लैंकटन, और उसको खाने वाले जो सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी होगा। अब उसको कौन खाएगा, स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को कौन खाएगी, लार्ज फिश। तो ये जो चक्र बना हुआ है इस चक्र को ही बोलते हैं इकोसिस्टम। अब तालाब की बात थी तो ये अपने आप में एक पॉन्ड का इकोसिस्टम तैयार हो गया। तो ऐसे ही इकोसिस्टम बनाया जाता है, क्लियर है। आगे देखेंगे, इसमें छोटे छोटे बातें इसीलिए मैं जल्दी करता हूँ। देखिए इंटरेक्शन ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, आपने बताया ना कि लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में रिलेशन जो होता है, आपस में इंटरेक्शन जो होता है उसको इसमें दर्शाया जाएगा। जैसे कैसे, जैसे मान लेता हूँ कि एक मिट्टी है, मिट्टी को भी आपने कहा था सर ये नॉन लिविंग है, एबायोटिक फैक्टर है, ठीक है। अब जानवर मतलब डॉग है, कुत्ता क्या लिविंग है, भी किसी वजह से कुत्ता मर गया, ठीक है, डिकम्पोज अब उसको करना शुरू हो गया। अब उसको छोटे छोटे माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह क्या करेंगे, तोड़ेंगे, उसके ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ देंगे और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में कैसे चेंज करेंगे। अब उसको तोड़ेंगे, उसके बाद में वो सड़ेगा, ह्यूमस होगा, उस मिट्टी में मिल जाएगा। मान लो ज़मीन में कहीं पर बगीचे में मर गया,
अब उस मरने के बाद जो मिट्टी होगी, उस मिट्टी के अंदर उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, और उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? प्लांट। प्लांट क्या है? उस समय अभी वो लिविंग दिखाया है, अब उस प्लांट ने उसको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। यानी मरे हुए चीज़ों को या सॉइल से चीज़ों को एब्जॉर्ब करके फिर लिविंग में चेंज कर दिया। यानी कह सकते हैं कि जो लिविंग है वो नॉन लिविंग आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ सर्कुलेट करते हैं, कोरिलेट करते हैं। तो वही चीज़ें इसमें बताया गया है कि ये दोनों रिलेशन में रहते हैं। आगे देखेंगे, इसमें स्ट्रैटिफिकेशन एक होता है, जिसमें आपको बताया गया होगा कि ये एक स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखो, जैसे मान लेता हूँ कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपाइंग इन द डिफरेंट लेवल। जैसे मान लो कि ये आपका प्लांट है, यहाँ तक आया, एक पौधा यहाँ तक आया, एक पौधा यहाँ तक आया, एक पौधा यहाँ आया। तो ये जो लेवल आपका ये जो दिखाया गया ना, ये इसका यहाँ पर एक लेवल होगा, ये जाएगा, इसका दूसरा लेवल होगा, इसका ये तीसरा लेवल है, इसका ये चौथा लेवल है। तो ये अलग अलग लेवल पर जो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है या ऑक्यूपाइंग जो होता है, इसी को दोस्त हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। ये 4 इसके मेजर एस्पेक्ट हैं। पहला होता है एक प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है कि यहाँ प्लांट जो ग्रोथ करवा रहा है, यानी कि जिससे एनर्जी मिल रही है, एनर्जी को जो ट्रैप कर रहा है सनलाइट को, भोजन बना रहा है। डिकम्पोजर जो मर गए या डेड एनिमल को तोड़ने का काम करता है, ब्रेक डाउन करता है। एनर्जी फ्लो आप जानते हैं यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में चलती है, और ये हमेशा हर एक ट्रॉफिक लेवल पर धीरे धीरे क्या होते हैं? कम होते चले जाते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल, जो न्यूट्रिशन मिला था वो न्यूट्रिशन अगर लिविंग है तो फिर कैसे वो डेड में गया, डेड कैसे फिर उसको सर्कुलेट करता है, कैसे सॉइल में जाता है, और किस प्रकार से सर्कुलेट करके फिर लिविंग के पास आता है। तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल के नाम से जानते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम को एग्जाम्पल लिया, देखो जैसे ये बायोटिक, इसमें ऑटोट्रॉफ होगा। कंज्यूमर्स आप जानते हैं जो जू प्लांट, अभी मैंने आपसे बताया था। डिकम्पोजर जो इसको तोड़ेंगे फंजाई और बैक्टीरिया हो जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। एबायोटिक फैक्टर में आप दोस्त पानी है, सॉइल है और लाइट होते हैं, टेम्परेचर होता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी आप जान लीजिए कि जैसे सन है तो सन के द्वारा जो एनर्जी आती है उसको सबसे पहले कौन ट्रैप करता है? हमारा प्लांट करता है। तो प्लांट क्या करेगा? सन की एनर्जी को ट्रैप करेगा, और जितनी भी टोटल एनर्जी प्लांट एब्जॉर्ब करता है इसको बोलते हैं जीपीपी कहते हैं। क्या नाम होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब तक ये पौधे ने इसको ट्रैप किया है, अभी उसमें से रेस्पिरेशन को माइनस कर दीजिए, इट विल चेंज इनटू द एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही आपके दिमाग में आना चाहिए। अब इस प्लांट से जो लीफ होगी, उस लीफ को मान लीजिए गोट ने खा लिया, बकरी ने खा लिया, जो कि हर्बिवोरस होती है, जो कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के रूप में जानी जाती है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन होगा? जो सन के द्वारा निकलने वाली एनर्जी को ट्रैप किया प्लांट को, और प्लांट के लीव्स को खाने के लिए जो इसमें हर्बिवोरस होता है, वो हमारी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है? चेंज हो जाता है। सही है। आगे देखो, फिर देखिए एनुअल में एनपीपी, पूरी की पूरी एनुअलिटी जो है एनपीपी की कितनी होती है? 170 बिलियन मानी जाती है। डिकम्पोजर आपको बता दिया कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे CO2, वाटर और न्यूट्रिएंट में। लूजिंग्स ऑफ सॉइल, मिट्टी को देखो, मिट्टी में छोटे छोटे एयर चैम्बर होते हैं, और उस एयर चैम्बर को क्या करते हैं? लूज कर देते हैं, उसको रोटेट करते हैं, जिससे उसकी ह्यूमिडिटी क्या होती है? और धीरे धीरे बढ़ जाती है, और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये 5 स्टेप्स में हम सॉइल की लूजनेस को मेंटेन करते हैं या उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम इसको फ्रेगमेंट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, फिर लीचिंग किया जाता है। लीचिंग वाला होता है कि जो वाटर होता है ना, वो धीरे धीरे रस करके सॉइल के डीप लेवल तक पार्ट में चला जाता है, और उसकी जो ह्यूमस होगी बढ़ जाती है। फिर कैटाबोलिज्म होता है, जो कि केमिकल प्रोसेस होता है, और केमिकली उसमें कुछ रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं। ह्यूमिफिकेशन आप जानते हैं कि उसमें ह्यूमस बन जाता है, नम बन जाता है, और उसमें एक डार्क एमॉर्फस क्रिएट हो जाता है। फाइनली उसको मिनरल उसमें बन जाते हैं, जिसको मिनरलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। जैसे देखेंगे एनर्जी फ्लो, मैंने कहा कि एक फोटोसिंथेटिकली जो एक्टिव रेडिएशन होते हैं, यानी कि एक लाइट जो मिलती है प्लांट को, उसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं, जैसे इसको पार कहते हैं। क्या बोलते हैं? पार, PAR। 50% से ज़्यादा माना जाता है कि प्लांट उसको पार को एक्सेप्ट करता है, और उसमें से मात्र 2 से 10% टोटल जो सनलाइट ट्रैप होती है प्लांट में, उसका मात्र 2 से 10% ही प्लांट उसको यूज़ करता है एज ए फोटोसिंथेटिक के रूप में।
और उस कितना है वो 2 से 10%, वो है 1 से 5% ऑफ टोटल रेडिएशन। जितना रेडिएशन आ गया है उसका मात्र 1 से 5% ही ये माना जाता है, ठीक है। जैसे देखो फूड वेब और चेन, फूड चेन आप जानते हैं कि एक ही फूड है, उस फूड को खाने वाले जब एक डायरेक्शन में चलते हों, जैसे ग्रास लैंड है, जैसे ग्रास है तो ग्रास को खाएगा हमारा, मान लो गोट ने खाया गोट को, या ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया, ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग ओपर को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। तो ये हमारा जो लाइन से चला आ रहा है इसको फूड चेन कहते हैं। लेकिन जब उसी फूड चेन में एक घवंजा बन जाए, एक जाल बन जाए, जैसे कि ग्रास था, ग्रास को ग्रास ओपर ने खाया, गोट ने खाया और उसको किसी और ने खाया, यानी जब एक ही फूड रिसोर्सेज को डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म जब उसको अपटेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फूड वेब। चलते कैसे हैं देखो, बताया गया कि ये प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर में होता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर ये टर्सरी कंज्यूमर में चेंज हो जाता है, जो कि ऑटोट्रॉफ होता है, ये हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, सेकेंडरी कार्निवोरस होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, या 2 तरीके से समझेंगे इसको हम। टेरेस्ट्रियल में देखेंगे तो ये प्लांट होगा, फिर इसमें प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएगा बेटा, इंसेक्ट या बर्ड या मैमल्स हो जाते हैं इसमें। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन है, फॉक्स या वोल्फ होगा। टर्सरी कंज्यूमर में टाइगर, लेपर्ड या फिर लायन होता है। ऐसे ही एक्वाटिक रीजन में देखेंगे प्रोड्यूसर के रूप में फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी होगा, और प्राइमरी कंज्यूमर में जू प्लैंक्टन या मोलस्क होगा, और यहाँ सेकेंडरी कंज्यूमर में स्मॉल फिश होगी, साथ ही साथ टर्सरी कंज्यूमर में लार्ज फिश होगी। सही है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताता हूँ इसमें बेटा। चलिए भैया 2-4 पॉइंट इसको और भी देख लीजिए, इसमें बचा है। जैसे ये आता है बेटा कि इसमें पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म इसका कभी पूछ लेते हैं कि डीएफसी क्या है, डेट्रियोस फूड चेन, यानी कि जो भी सड़े गले, जैसे मतलब पेड़ पौधे हैं ये सब जब सड़ गल जाते हैं तो उनके जो डेड पार्ट होते हैं ना, वो उसी में डिकम्पोज जब हो जाते हैं तो उसी को हम लोग डेट्रियोस कहते हैं। और जब फूड वहाँ से जब पूरी की पूरी जो चेन शुरू होती है फूड की, उसको हम बोलते हैं डेट्रियोस फूड चेन कहते हैं। ऐसे ही जब ग्रेजिंग से स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। देखो जो ट्रॉफिक लेवल होता है दोस्त, इसमें क्या होता है कि फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होता है, जैसे कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, या टर्सरी भी हो जाता है। अर्थात ज़्यादातर इसमें ट्रॉफिक लेवल जितना कम होता है वो उतना बेस्ट माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल पर आप आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे जो फूड की जो लेवल होती है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। यानी कि यहाँ पे तो फूड लेवल ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे आगे बढ़ेगा तो फूड की जो अमाउंट होगी, जो मात्रा होगी, धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा 10% लिंडेमान एक साइंटिस्ट था जिन्होंने 10% लॉ ऑफ एनर्जी दिया था। तो 10% लॉ क्या था, इन्होंने कहा जैसे ये सन है और सन से मान लो कि 1000 किलो कैलोरी एनर्जी आई, ठीक है, तो ये प्लांट को मिला, ट्री को मिला। अब ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आना है तो इसका मात्र 10% ही पाएगा। कितना पाएगा ये 10% ही पाएगा, अर्थात इसका 10% निकालोगे जब 1000 का तो कितना आ जाएगा ये, देखो यहाँ से ये आएगा 100, यानी यहाँ पर कितना पहुँच जाएगा 100 पहुँचेगा। यही चीज़ें जब दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर सेकंड पे जाएंगे तो इसका 10% आएगा, अर्थात 10 आएगा। तीसरे पे इसका 10% आएगा, यानी 1% आएगा, और इसका जब आगे बढ़ेगा तो 0.1% आएगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल हमारा बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे जो एनर्जी का परसेंटेज होता है वो क्या होता चला जाता है, कम होता चला जा रहा है। तो इसीलिए किसी भी इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 और कम हो जाए तो और बेहतर है, क्योंकि एनर्जी को मेंटेन करना है तो, ठीक है। ग्रासलैंड देखेंगे, ग्रासलैंड में पिरामिड ऑफ राइट होगा, इसे पिरामिड ऑफ बायोमास पे आप देख सकते हैं, और एक्वाटिक में इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है। देखो स्टैंडिंग क्रॉप मतलब होता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग्स आपको दिखाई पड़ते हैं, यानी कि मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थात वो बायोमास जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है ना। फिर देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है दोस्त। इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि ये हमारा ये पिरामिड बना होता है, ठीक है, ये सब ऐसे बहुत सारे पिरामिड आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, हमेशा स्टार्टिंग किसी भी पिरामिड की किसे होते हैं, प्रोड्यूसर से होती है, अर्थात किसे होती है, प्लांट से होती है, अर्थात ये ऑटोट्रॉफ होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो ये जब बनाता है भोजन तो इसको खाता कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, इसको टर्सरी कंज्यूमर खाते हैं। तो ये हमारा प्रोड्यूसर शुरू करता है इस पूरे प्रोसेस को, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और सबसे टॉप पे जब जाते हैं तो इसको बोलते हैं टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर के नाम से
जाना जाता है। क्या बात क्लियर है मुन्ना? बहुत जल्दी से इसका सॉल्व लीजिए। फिर एक लास्ट चैप्टर है जो बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है, वो भी मुश्किल से बस 10 मिनट का काम और है, बस ये चैप्टर हम आपको पूरी यूनिट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका सॉल्व लीजिए बस। चलो भैया, अब देखिए इसमें दोस्त ये पूरी क्लास 12 बायोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर है, यानी इस यूनिट का भी लास्ट चैप्टर है। नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए इस चैप्टर्स का मतलब क्या है, चैप्टर बहुत छोटा है, बशर्ते इसको समझ लीजिए थोड़ा बहुत कहना क्या चाहता है, बस ये चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। देखो बायोडाइवर्सिटी मतलब ये होता है दोस्त कि जिससे आप कभी किसी जगह पे जाते हो, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हर जगह नहीं मिलते हैं। जैसे आप जेब्रा, अब जेब्रा को कहाँ जाओगे, उसका एक अलग एरिया होगा, है ना। जैसे आप देखते हैं सेब, सेब का जो फ्रूट होता है, सेब के जो ट्रीज़ होते हैं, क्या आपको आपके इस एरिया में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका एक दायरा है, उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए, उसका एक क्लाइमेट होता है। ऐसे ही क्या होता है कि जब हम अलग अलग जगहों पे मूव करते हैं तो हमको अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग एनिमल्स, बर्ड, फिशेस, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोस्त हमारा जो अर्थ है, ये ऊपर वाले का यानी ईश्वर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट हमारे लिए है, क्योंकि इस अर्थ पर डिफरेंट काइंड ऑफ द वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। क्योंकि भारत देश ही इस नाम का है कि जिस देश का नाम भारत हो उसके आगे हम माता लगाते हैं। अर्थात हमारे देश में क्या होता है कि हर 5 किलोमीटर की दायरे में हमको अलग अलग पहनावे बढ़ावे, भाषा, बोली, उनकी लैंग्वेजेस, यानी ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। यानी हमारा एक देश जहाँ पर आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बुद्धिज़्म, जितने भी धर्म हैं, जितने भी कास्ट हैं, वो सब आपको इस कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे। तो ये जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, स्पीसीज, जात, रेसेस, कास्टिज्म, ये सारी चीज़ें इस अर्थ पर हैं। तो इसको जब हम अप्लाई करते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए यानी प्लांट्स के लिए भी, तो हम बायोडाइवर्सिटी के रूप में इसको समझते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द अर्थ इस कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। जहाँ ज़्यादा है वो हॉटस्पॉट जोन के रूप में आती है, और उसको कंजर्व करना। अब जैसे देखिए अभी आपने देखा होगा कि धीरे धीरे वल्चर गायब हो रहे हैं, गिद्ध गायब हो रहे हैं, भाई ये इंडेंजर्ड अवस्था में है। ऐसे बहुत सारे जो प्लांट्स होते थे, वो प्लांट्स भी बहुत सारे देखने को मिलते थे पहले के ज़माने में। अभी 20, 25, 30 साल पहले हम बहुत सारे ऐसे जो प्लांट देखते थे, शायद आज नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उस ज़माने में, उस समय ये लोग इंडेंजर्ड अवस्था में अब चले गए हैं। यानी इनको एक बचाना चाहिए, इनको कंजर्व करना चाहिए। हम क्यों ले जाते हैं एक अच्छी नस्ल की जानवर के जीन्स को, या हम कह देते हैं कि कोई पौधा है, उस पौधे की स्पीसीज़ को क्यों कंजर्व करते हैं। हालांकि जो प्लांट्स होता है उस, जैसे पॉलन है, पॉलन ग्रेन को हम लोग अभी मैंने बताया कि प्रिजर्व किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन पर, उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व कर देते हैं। जब हमको कभी भी प्लांट ब्रीडिंग करवाना होता है तो वहाँ से अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग पॉलन को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आपकी डिमांड हो, व्हेन यू वांट टू इंक्रीज या व्हेन यू वांट टू डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज ऑफ एनी प्लांट्स ऑर्गेनिज्म, देन यू कैन टेकन फ्रॉम देयर, वहाँ से आप निकाल सकते हो। तो ये चीज़ें दोस्त बताता है कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या। देखो सबसे पहले तो आपको स्पीसीज समझना है। जैसे कि लगभग बता दीजिए कि ये माना गया कि लगभग 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज इस हमारे अर्थ पर दोस्त माना गया कि मौजूद है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं दोस्त, इनका जो होता है, यानी हम कह देंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी, या सॉरी इसमें एक चीज़ बताना है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी अगर पूछा जाएगा, हाँ इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, तो 2 या 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी जैसे टर्म्स को सबसे पहले किसने दिया था, रोजन ने दिया था। कब दिया था, 1985 में दिया था। लेकिन इसको जो पॉपुलराइज किया था एक नेचुरलिस्ट थे, यानी किसने बताया था, एडवर्ड विल्सन ने। यानी इन्होंने उसको चिल्ला चिल्ला के कहा ये है बायोडाइवर्सिटी। तो ये बायोडाइवर्सिटी नहीं चिल्ला रहे थे, यानी इसको पॉपुलर किया था। तो विल्सन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसमें है। फिर देखिएगा चींटी यानी एंट की स्पीसीज 20 के यानी 20,000,
ऑर्किड लगभग 20,000, फिश 28K, बीटल्स आप देखेंगे 3 लाख। ये चीज़ें होती हैं। इनकी जो रेंज होती हैं, ये रेंज हमारी अलग अलग होती हैं। जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसमें आते हैं, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब क्या है, ये सब उसकी जातियाँ हैं ना, कि कैसे कैसे अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल्स में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है, ये इसका रेंज है। जैसे कि आप देखेंगे ऑर्गेनल्स के आधार पर देखेंगे तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, बॉडी के ही अंदर ये सब वेरिएशन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलता है। टिश्यू लेवल पर क्या होता है, जो कि एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल टिश्यू, जैसे इपिथेलियल टिश्यू है, इपिथेलियम है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं, ये सब टिश्यू के स्तर पर क्या है, डिफ्रेंशिएशन इसका दिखाई पड़ता है। बायोम्स देखिए, बायोम्स क्या भैया, बायोम्स मतलब क्या होता है कि जैसे डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, टुंड्रा है, ये सब चीज़ें दोस्त बायोम के आधार पर हम देखते हैं कि ये वेरिएशन हमें यहाँ पर हमारे देश में देखने को मिलता है। लेकिन जब इसकी हम रेंज के अकॉर्डिंग जब हम लेवल को चेक करते हैं तो लेवल 3 होता है। जैसे कि जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का लेवल मानते हैं, ये बताता है कि हाँ कितनी डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन जो स्पीसीज आपको अर्थ पर दिखाई पड़ता है। जैसे कि यहाँ देखिए 50,000 बताया जाता है कि इस हमारे अर्थ पर राइस की जातियाँ होती हैं, चावल, और राइजा सटैवा की स्पीसीज कितनी वैरायटीज़ की हैं, 50,000। वहीं पर मैंगो की स्पीसीज आप देखेंगे 1,000। जैसे होता है ना, ये लंगड़ा आम है, ये मलधावा आम है, ये गुठवा आम है, जो भी होता है, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ जो वैरायटीज़ आपको दिखाई पड़ती हैं, ये सब चीज़ें बताती हैं कि हाँ इस अर्थ को मामूली मत समझो, ये धरती बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हमको दे रही है, इसको सेवा करिए, उसको सिर्फ गंदा ना करें। तो ये सब हमको डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज़ को क्या करती हैं, दे रही हैं। फिर देखिएगा इसी में एक होता है रॉल्फिया वोमिटोरिया। ये एक प्रकार से दोस्त एक पौधा है, यानी जिससे मेडिकल प्लांट भी कहा जाता है, हिमालय रेंज पर पाया जाता है, जो एक प्रकार से रिजर्पाइन के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी ये रिजर्पाइंस होता है। देखिए फिर होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, यानी जैसे कि देखेंगे वेस्टर्न घाट पे आप जाओगे तो आप एम्फीबियंस की संख्या ज़्यादा पाओगे, किसकी तुलना में, ईस्टर्न घाट की तुलना में। तो आपने देखा कैसे स्पीसीज की तुलना में आप देखेंगे अलग है। इकोलॉजिकल आधार बनाएंगे तो इकोलॉजिकल में आप देखेंगे जो इंडियन डेजर्ट है ना, इंडियन डेजर्ट हमारा, यहाँ पर रेन फॉरेस्ट आपको खूब मिलेगा, हमारे यहाँ डेजर्ट खूब मिलेगा। ये सब चीज़ें किसकी तुलना में, स्कैंडिनेवियन जो हमारी कंट्रीज़ होती हैं, अर्थात जो नॉर्वे होता है। तो हमारे देश में दोस्त बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं औरों की तुलना में, चाहे वो डेजर्ट की बात करो, चाहे रेन फॉरेस्ट की बात करो, चाहे ग्रासलैंड की बात करो, चाहे ओशियन की बात करो। इट इज़ टू मच वेरिएशन इन द डिफरेंट काइंड ऑफ द कंट्रीज लाइक द स्कैंडिनेवियन दैट इज़ अ नॉर्वे। फिर देखिएगा IUCN का एक क्या रूल है, IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर और रिसोर्सेज। ये 2004 में इसने अपना एक मैप तैयार किया, उसने बताया कि टोटल स्पीसीज जो होती है दोस्त 1.5 मिलियन है, ऐसा इसने IUCN ने कहा था। लेकिन एक साइंटिस्ट रॉबर्ट मे, इन्होंने उसको ऑब्जेक्शन किया, नो मात्र 7 मिलियन। इन्होंने कहा 1.5 मिलियन, भाई साहब ने कहा 7 मिलियन। कंट्रोवर्सी हुआ, ठीक है, बातें देखेंगे आगे। स्पीसीज ऑफ फंजाई, इन्होंने कहा कि स्पीसीज ऑफ फंजाई फिश और एम्फीबियंस की तुलना में ज़्यादा है। वहीं पर रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये दोनों मिल करके इसकी तुलना बनाते हैं स्पीसीज ऑफ फंजाई की तुलना में। लेकिन दोस्त बताया गया कि जो इंडिया है, इंडिया में लगभग ऑक्यूपाई कितना है, 2.4, इंडिया में 2.4% पूरे वर्ल्ड का लैंड हमारे यहाँ है। यानी सोचिए पूरे संसार की धरती का मात्र 2.4% हमारा भारत है। तो बहुत बड़ी बात अपने आप में ध्यान दीजिएगा। 2.4 कौन है, हमारा इंडियन का वर्ड है, जिसमें 8.1% आप देखेंगे तो ग्लोबल स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर ही है। सोचिए पूरे संसार में 100% है तो 8.1% सिर्फ हमारे इंडिया में ही है। कितना बड़ा हम लोगों ने काम किया है। हाँ देखिए, फिर देखिए इसमें हमारे यहाँ 12 मेगा डाइवर्सिटी है दोस्त, 12 मेगा डाइवर्सिटी इंडिया में है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें आप देखेंगे हमारे में 45,000 प्लांट हैं, 90 के आपको मिलेंगे क्या, एनिमल के स्पीसीज़ हैं। ये बात तो इन लोगों ने IUCN के अकॉर्डिंग सब चल रहा था, लेकिन यहीं पर मैं जो साहब रॉबर्ट मे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, 1 लाख प्लांट हैं, 3 लाख एनिमल है। ऐसा किसने कहा था, तो रॉबर्ट मे का ये अपना एक रिपोर्ट था। ये बात समझ में आई। चलिए आगे देखेंगे दोस्त, डाइवर्सिटी इन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। आप जानते हैं कि अमेजॉन जो रेन फॉरेस्ट है, जो साउथ अमेरिका के करीब में है, ये अपने आप में दोस्त ज़िंदगी है।
हम इंसानों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लगभग 20% ऑक्सीजन भाई साहब रिलीज़ करते हैं। इसको हम आप अपटेक करते हैं ज़िंदगी जीने के लिए। यानी देखो, लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ, धरती का फेफड़ा ही है। 20% देखो टोटल ऑक्सीजन यही देता है। साउथ अमेरिका में है, लगभग देखिए 2 मिलियन इंसेक्ट इसमें मौजूद है। सोचिए इतनी ज़्यादा वेरिएशन है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इसमें देखने को मिल रही है। 2 मिलियन इंसेक्ट हैं टोटल, बताया गया कि लगभग 1.25 लाख 1.25 लाख इसमें है, जिसमें 40,000 पौधे होते हैं, 40,000 प्लांट हैं, 3000 फिश हैं दोस्त, 1300 बर्ड हैं, 427 एम्फीबियंस हैं, 427 मैमल्स हैं, 378 इसमें रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। सो दीज आर द नंबर्स ऑफ द स्पीसीज। इन टोटल ऑफ यू कैन से दैट 1.25 lakhs आर प्रेजेंट इन द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, विच इज़ द लंग्स ऑफ अर्थ, बिकॉज इट रिलीज द 20% ऑफ ऑक्सीजन इटसेल्फ। फिर देखिएगा एक आता है रेबट पॉपर हाइपोथेसिस। इन्होंने कुछ एक हाइपोथेसिस लिया था कि हाँ स्पीसीज़ क्या है, ये अलग अलग चीज़ों को मतलब रिप्रेजेंट्स किया था। जैसे कि इन्होंने कहा था, एक साइंटिस्ट है पॉल एलरेज, इन्होंने बताया था कि जो एरोप्लेन होता है ये हमारा इकोसिस्टम है। क्या है? इकोसिस्टम है, और इसमें जो रेबट बॉर्डर लगा होता है ये एक स्पीसीज़ है, और इसमें जो मेन रेबट है ये हमारा विंग्स पर जो लगा है ये हमारा की स्पीसीज़ है। देखिए उन्होंने बस एरोप्लेन को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया था। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखिए दोस्त, IUCN जो है 2004 में दोस्त इसने एक रेड लिस्ट जारी किया था, जिसमें जितने भी इंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड एनिमल्स होते थे, ऑर्गेनिज्म होते थे, उसको प्रिजर्व करता था या उसके लिस्ट को प्रिपेयर करता था। तो उसने क्या किया, उसने कहा 784 स्पीसीज़ का टोटल देखा गया था कि इसने इंडेंजर्ड अवस्था में थे, जिसमें 359 हमारे इनवर्टिब्रेट थे, 338 वर्टिब्रेट थे, और 87 हमारे कैसे थे, 87 प्लांट्स थे। ठीक है, लास्ट 20 ईयर्स में देखा गया दोस्त कि लगभग 27 स्पीसीज़ इंडेंजर्ड अवस्था में चले गए, यानी विलुप्त अवस्था में ये चले गए। इसमें एम्फीबियंस 32% है यानी 32%, जिम्नोस्पर्म्स 31%, मैमल्स 23%, बर्ड हमारा 12%, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें एग्जिस्ट हो चुके हैं, यानी विलुप्त हो चुके थे। जैसे कि डोडो है, आप जानते होंगे, जैसे कॉगो है, जैसे थालुसिन है, जैसे स्टीलर सी काऊ है, ये सारी चीज़ें किसमें हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। क्यों? ये हमारी धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पे हैं। क्या रीज़न है बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का? तो रीज़न कुछ है, देखो, जैसे हैबिटेट लॉस, इनके हैबिटेट को हम आप लॉस कर रहे हैं। जैसे होता क्या है कि अब इनका घर है, जंगल है, हमने जंगल को नष्ट कर दिया, हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, सब जानवर इधर उधर भटक रहे हैं, बेचारे परेशान हैं। तो ये हमने क्या किया, उसके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही साथ हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, खूब ज़्यादा उनका शोषण कर दिया, हमने शिकार करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, जंगल काटना शुरू कर दिया। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी दोस्त, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बायोडाइवर्सिटी थी वो हमारी लॉस होना शुरू हो गई। अर्थात किसी भी देश में बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना मतलब है कि एक संकेत है उस पूरे मानव समाज के ख़त्म होने की। तो ध्यान दीजिएगा, ये जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, आप देख सकते हैं कि गर्मी किस तरह से बढ़ती चली जा रही है। अभी आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे प्रोसेस आगे कैरी ऑन हो रहा है। ठीक है ना, अभी होली भी आने वाला है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, साथ ही साथ एलियन स्पीसीज इन्वाइजेशन कर दिया गया, यानी बाहरी जातियां हमारे यहाँ पर आ गई। जैसे आपने पार्थेनियम देखा होगा, हमने अमेरिका से गेहूं में इंपोर्ट करते हुए आया था। तो ये जो स्पीसीज़ यहाँ पर आई, उसने और पौधों के रहन सहन, उसके हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी खुद की थी वो धीरे धीरे क्या हो चुकी थी, नष्ट होने के कगार पे आ गई। क्या मामला क्लियर है? तो इतनी बातें आई होगा आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बस 5 मिनट का लेक्चर और है, कंजर्वेशन के बारे में बता देता हूँ, फिर इसको समाप्त करता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर कंजर्वेशन देखिए, समाप्त करिए इसको। चलिए भैया, अब इसमें ये लास्ट स्लाइड देखिएगा। देखिए, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया किसी भी ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, बता दिया कि किस तरह से प्लांट ब्रीडिंग करवाते समय हम उस पॉलन को, या कोई भी एनिमल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म, हो सकता है कि हम चाहते हैं कि हम यूज़ करें, लेकिन अपने
आने वाले जो हमारी जनरेशन होगी उसके लिए भी हम उसको एज आ सस्टेनेबल तरीके से क्या करें, मेंटेन करके रखें। पानी बहुत है लेकिन पानी को ज़्यादा नुकसान भी नहीं करना ना, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन होगी हो सकता है कि उसको पानी ना मिले। तो इसलिए हम आज अगर उसको सस्टेनेबल करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, सुरक्षित करेंगे, कंजर्व करेंगे, तो वो आगे आने वाले समय में फ़ायदेमंद होगा। आइए, कंजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, दो तरीका लेते हैं। एक होता है इन सीटू। इन सीटू में क्या करते हैं दोस्त, जैसे क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली गेट प्रोटेक्ट, यानी जहाँ पर है ये इनको वहीं रहने दो, अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगी ये, ठीक है ना। जिसके में हम क्या करते हैं, हमारे पास दोस्त 34 बायोडाइवर्सिटी जो होता है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है। कितने हैं, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, यानी टोटल आउट ऑफ है वर्ल्ड में 34 है। हमारे भारत में 3 हैं। कौन कौन सी हैं, एक है वेस्टर्न घाट है जो श्रीलंका में है, इंडो बर्मा है, और एक हमारा हिमालय है। तो ये 3 ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है विच आर लोकेटेड इन आवर कंट्रीज, यानी इंडिया में ये है। टोटल कितने, 34। रट लीजिए इसको। पूछा जाता है कि कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो कहिएगा 34। इंडिया में कितने हैं, 3 हैं, ठीक है ना। ये बाद में सब जोड़ेंगे 27 करके फिर आगे, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट है, इंडो बर्मा है और हिमालय है। क्लियर है। अच्छा देख लीजिए, एक चीज़ और देखेंगे, इन सीटू कंजर्वेशन में ही दोस्त हम लोग क्या करते हैं, ये सब बायोस्फीयर भी उसी में आता है। कितने बायोस्फीयर हैं, टोटल 14। नेशनल पार्क कितने हैं, 90। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, 448। आल्सो इट केम अंडर द इन सीटू में। तो इन सीटू के अंतर्गत ध्यान दीजिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो 3 है, वेस्टर्न घाट में, हिमालयंस में है, और हमारा जो इंडो बर्मा, ये 3 ये हैं। और साथ ही साथ बायोस्फीयर 14 है, नेशनल पार्क कितने, 90 हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने हैं, 448, यानी 448। इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, इन सीटू कंजर्वेशन में आती हैं, जो अपने आप यानी इट सेल्फ कंजर्व हो जाती हैं। लेकिन जिसको हमको खुद कंजर्व करना पड़ता है, यानी हमने देखा कि यार ये एनिमल तो मरने वाला है, तो क्यों ना मरने से पहले हम इसको ला करके अपने यहाँ जू में रख दें। यही तो होता है ना। अब देखो उसको क्या बोलते हैं, एक सीटू क्या होता है, थ्रेटेंड या जो एनिमल इंडेंजर्ड अवस्था में है उस स्पीसीज़ को टुक करते हैं, लिया जाता है। कहाँ से, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट में, फ्रॉम द नेटिव प्लेसेस, जहाँ पर ये पाए जाते थे वहाँ से इनको उठा लाते हैं और हम अपने उस फिक्स और व्यवस्थित स्थान पे इसको प्रोटेक्ट अवस्था में रख देते हैं, और लंबे समय तक इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं या कंजर्व कर लेते हैं। जैसे कि इसके लिए हम लोग नेशनल जूलॉजिकल पार्क बनवाते हैं, जानवरों को सुरक्षित कर देते हैं उससे पिला करके। इसके लिए बॉटेनिकल गार्डन बनाते हैं, जितने स्पेशल टाइप की प्लांट्स होते हैं जो फॉसिल अभी बचे हैं या नहीं हैं उनको भी सुरक्षित करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तैयार कर दिया जाता है, ये भी ज़रूरी है। और जैसे कि क्रायो प्रिजर्वेशन होगा ही होगा, इसको करना पड़ता है। क्रायो प्रिजर्वेशन में आपको मैंने बताया था कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन पर इस चीज़ को, किसी स्पेसिमेन को, किसी सीड को, किसी पॉलन को लंबे समय तक हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ नोट बता देता हूँ। देखो, अर्थ समिट जो हुआ था दोस्त 1992 में रियो डी जेनेरिया में। कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरिया में। कहाँ करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, और साथ ही साथ उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए। ये हुआ था 1992 में, ठीक है। एक और हुआ था वर्ल्ड समिट, कब हुआ था, 2002 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, जोहान्सबर्ग में हुआ है, ठीक है। तो इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, क्या क्लियर है दोस्त। चलिए अब थोड़ी सी बात हो जाए, दिल की बात, समाप्त करेंगे इसको। तो कैसा लगा दोस्त ये पूरा का पूरा जो आपने पारी समाप्त किया है। इस पारी को समाप्त कर पाते कि ना पाते कुछ पता नहीं था, लेकिन आप लोगों का ये विश्वास, आप लोगों का दोस्त सपोर्ट बहुत कुछ करा जाता है ना। अब जितनी भी बात हम लोगों ने अभी तक पूरे साल में जो पढ़ा होगा, उन सब का ये निचोड़ है। तो इसको ज़रूर आप एक मरतबा मैं चाहता हूँ दोस्त कि जब आप देखें, पढ़ें, अपने दोस्तों तो ज़रूर इसको शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि दोस्त तक ज़रूर पहुँचाइए, सब लोगों का थोड़ा थोड़ा कुछ फ़ायदा ज़रूर होए। क्योंकि ये जितनी बात आपने सुनी है, देखी है, अब इससे बाहर जान लीजिए कि कोई भी चीज़ें आपको पूरी की पूरी क्लास 12 बायोलॉजी में बाहर से कुछ आना ही नहीं है, निश्चित आप जान लीजिए। अब आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस स्टार्टअप को शुरू किया था,
ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको शुरू किया आपको फिगर के साथ, और किस तरीके से आपने पूरी की पूरी, पहले तो मैंने देखा इसीलिए मैंने पूरी किताब, पूरी बुक्स की जितनी इम्पॉर्टेंट फिगर थी उस फिगर्स को आपके सामने मैंने बेहतरीन तरीके से ड्रा किया। आपको ड्रा करते हुए साथ ही साथ एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया मैंने, ठीक है ना। जब वो चीज़ एक्सप्लेन हो गया, जो भी उसमें लगा मेरे को 1 सवा 1 घंटा जो भी लगा होगा, वो चीज़ जब समाप्त हुआ उसके बाद में हम लोगों ने तुरंत यूनिट को स्टार्ट कर दिया। और यूनिट को आपने देखा कि किस तरह से 5 यूनिट को हम लोगों ने लिया, चाहे वो रिप्रोडक्शन का पार्ट हो, चाहे वो फिर मॉलिक्यूलर बेसिस का हो, या फिर ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ का हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी का हो, या फिर कंजर्वेशन एंड डाइवर्सिटी का हो। ऐसे तमाम इकोसिस्टम को लेकर के हम लोगों ने दोस्तों ये टोटल जो हमारे पास जो चैप्टर्स थे बहुत ही अच्छे तरीके से फिगर के साथ ये जान लीजिए कि मैंने समाप्त कर दिया है। अब बारी आपकी है, अंतिम समय में परीक्षा आपको देना है। अब तपस्या हम लोगों का सफल हो रहा है और अब ज़रूरी है कि अब आप बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम में जाएं और झंडा गाड़ के आएँ, और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर करके आएंगे दोस्तों। तो चलिए, आपका प्यार बना रहा है और बना रहेगा, ये चीज़ आप ज़रूर दीजिए। 25 मार्च को झंडा गाड़ के आना है दोस्तों, ज़रूर बेहतर तरीके से अपना नंबर स्कोर करके आइए। और उसके बाद में दोस्त हम लोग अब शुरू करने वाले हैं एक फाउंडेशन बैच, क्लास 11th के लिए होगा। बेसिक से लेकर मैं चलने वाला हूँ, पूरी बेसिक पूरी 11th को बिल्कुल जड़ से लेकर के टॉप तक लेकर जाने की अब एक हमने फिर से एक शुरुआत किया है। आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड से जुड़ जाना है, क्योंकि अब जो 11th का जो हमारे फाउंडेशन बैच चलने वाला है, 11th फाउंडेशन बैच होगा। साथ ही साथ दोस्त 11th तो चलेगा ही चलेगा, 12th के हम पार्ट में लेकर चलेंगे इस बार, और क्लास 10th का इस बार हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलेंगे, यानी चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा, इवन मैथ तक की मैं बात कर रहा हूँ, SST, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं इस बार क्लास 10th को लेकर चलने वाला हूँ। तो 10th, 11th और 12th इस बार एक बहुत बड़ा हम लोग लोड लेकर साथ में चलेंगे, और विश्वास के साथ इस लोड को लेकर चलेंगे और लास्ट तक इसको अच्छे तरीके से बेहतर ढंग से समाप्त करते हुए स्कोर करके फिर से निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, इसको वीडियो को आप अच्छा लग रहा होगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और जो हमारे मित्र दोस्त बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी मिलते हैं एक नए ही ऐसे किसी फाउंडेशन सेक्शन बैच में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्त, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।